अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो कि कल हमने देखा कि बर्लिन में मौजूद थी जहां पर फैटिफ का इजलास हो रहा था, तो तफसीलात बताई हैं कि जो फैटिफ ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के अब तक के जो इक़दामात हैं उनसे अब वो मुतमईन हैं और वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजेंगे, जिसके बाद ये कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। जो सीधा बातें उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा कि जो लास्ट अक्टूबर में पाकिस्तान को एक नया 7 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था, उसकी डेडलाइन जो थी वो अगले साल जनवरी 2023 थी, लेकिन पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही उन 7 नुकात पर अमल दरामद कर लिया। इसी तरह से जो 2018 का जो प्लान ऑफ एक्शन था 27 नुकाती, अब उन का कहना है कि कोई भी ऐसा जो नुक्ता है वो पेंडिंग नहीं है, उस पर पाकिस्तान ने तमाम जो काम है वो मुकम्मल कर लिया। और ये भी कहा कि ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और शहबाज उनका ये कहना था कि वी आर स्टेप अवे फ्रॉम एग्जिटिंग द कंट्रोल लिस्ट। सो एक पॉजिटिव फील देने की उन्होंने ज़रूर बात की है, लेकिन साथ ही साथ जो क्रेडिट लेने और देने की बात चल रही है तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का क्रेडिट है। हाँ, अगर कोई क्रेडिट या तमगा लेना चाहता है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, और ये पहली दफ़ा नहीं था पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, इससे पहले माजी में भी रहा, इस दफ़ा हालात जो थे वो पहले से ज़्यादा ख़राब थे। जो FATF की या एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट्स थी, जो आपको पता कि जो ओवरऑल होता है इनका सिस्टम, ये कि FATF की 40 सिफारिशात होती हैं जो ग्लोबली तमाम कंट्रीज़ के लिए इक्वली एप्लीकेबल होती हैं, और उसमें जो पाकिस्तान की कंप्लाइंस थी वो तकरीबन 32 या 33 के ऊपर वो पार्शली या नॉन कंप्लाइंट था। तो एक ऐसी चीज़ जहाँ से आप 32 या 33 से आप चल के आप तकरीबन सब्सटेंशियली आप तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप कंप्लाइंट हो गए हो, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूशंस का इसके अंदर एक किरदार है। ठीक है, बहुत सारे अदारे जो वो कैंपेन भी लॉन्च करेंगे अपना क्रेडिट लेने के लिए। कल आपने देखा PTI के लोगों ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन एक तो प्रीमेच्योर वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। अभी हम जैसा कि लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बिलावल भुट्टो को फोन किया और उनको मुबारकबाद दी कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो मतलब ये उनकी भी, मतलब हर बंदा यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी 2018 में। PMLN की गवर्नमेंट थी ना, मिफ्ता इस्माइली उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके टाइम भी ये सिलसिला शुरू हुआ था। होपफुली ये फरवरी 2023 तक ये सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि अभी हम एज आई सेड कि हम ग्रे लिस्ट से निकले नहीं है और अभी इसमें टाइम है। जी, ग्रे लिस्ट से निकले नहीं है। तो इसीलिए कल जब हमने जिक्र किया था एक आला एहलकार की जो हमारे से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा मोहतात रहना है, ये ना हो कि ये जो पहले से हम शादियाने बजा रहे हैं ये बाद में फीके पड़ जाए। तो आज हिना रब्बानी खर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दोनों चीज़ों से हमें गुरेज करना है। ये कहना कि जी बहुत कुछ हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, उससे भी गुरेज करना है बिकॉज अभी हम प्रोसेस में हैं। और ये कहना कि जी हमने तो कहा था ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, ग्रे लिस्ट से तो निकले नहीं, ये भी गलत है, राइट? क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। ग्रे लिस्ट में डलने का भी एक प्रोसीजर होता है, ग्रे लिस्ट से निकलने का भी प्रोसीजर होता है। इस वक्त हमने ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसीजर का पहला और इंशाल्लाह आखिरी मरहला शुरू कर लिया। जी, देखा आपने कि हिना रब्बानी खर ने बड़े मोहतात अंदाज में कहा कि बिल्कुल एक स्टेप है और डिसाइसिव और आखिरी स्टेप है, जिसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे ग्रे लिस्ट से होपफुली। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्री मैच्योरली हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा लोगों को बताना भी है कि क्यों जब हम कहते हैं कि उन्होंने, बल्कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर उन्होंने ये कहा कि पब्लिकली हम आके बात नहीं कर सकते और इसीलिए हम मोहतात रहने की बात करते हैं। क्योंकि इशू अब इसके अंदर ये है कि आपको भी पता है कि अक्सर जब पाकिस्तान पहले जब फैटिफ में गया था तो जाहिर है कि उसके अंदर बहुत से नुकात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, लेकिन सबको पता है कि एक जो नुक्ता जो फंसा हुआ था, जो अभी भी शायद कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वो है कि हमारे यहाँ कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ जो एंटिटीज़ हैं, उनको हम सजा देते हैं या नहीं देते। और ये मेरे ख्याल में क्रिटिकल पॉइंट पर उसी पे बात अड़ी हुई है। उस पे हमने हालिया महीनों में कुछ प्रोग्रेस दिखाई है, तब जाके फैटिफ ने कुछ एक्नॉलेजमेंट। मेरा ख्याल ये बात ठीक है आपके। असल जो मसला था जो 27 पॉइंट्स थे उसमें 26 पॉइंट्स हो गए थे मेरा ख्याल जून 2021 से उसके ऊपर परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। लेकिन जो आखिरी नुकता ये था कि पाकिस्तान उन एंटिटीज या डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स या इंडिविजुअल्स, उनके खिलाफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। और वो फिर आपने देखा कि वो एक्शन का एक सीरीज एक शुरू होती है और
तब जाके अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया ये लोग कन्विंस होते कि नहीं पाकिस्तान ने वाकई कुछ काम किया है। तो हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल एक प्लान था, एक प्लान बना, पाकिस्तान को घेर के उस प्लान के ऊपर लाया गया और लाके उसके ऊपर फिर इन्होंने अमल दरामद करवाया। और वो चीज़ें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान एज अ कंट्री करने को तैयार नहीं था, वो आपने देखा कि पिछले 4 साल में, खुसूसी तौर पर पिछले 1 साल में, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करूँगा, बाकी मजीद डिटेल्स आपके पास है कि आखिर हमें घेर कर इस पॉइंट पर लाया क्यों गया और क्या ऐसे एक्शन हुए जिसकी वजह से आज फिर ऑन साइट विजिट हो रहा है। देखिए उसकी मेरे ख्याल में इशू यहाँ पे ये है कि आप कह रहे हैं कि घेर कर हमें लाया गया। मुझे लगता है कि एक मौका आपके पास होता है जब आप अपने आप को खुद सुधार सकते हैं, और ये जो एक्शंस अब हम ले रहे हैं, शायद हम ये एक्शंस खुद ले लेते, पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती थी तो शायद इसकी नौबत ना होती। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर हवाला देना चाहूँगा कि डॉन लीक्स की हम अक्सर बात करते हैं, वो क्यों जो एक स्टोरी मुतनाज़ भी बनी कि उसमें बुनियादी तौर पर 2015 की ये बात है कि सिविल मिलिट्री क़यादत में बज़ाहिर एक इख्तिलाफ हुआ, क्योंकि जो दफ्तर खारजा ने अपनी उस वक्त एक असेसमेंट दी कि हमारी जो इस वक्त पॉलिसी है, अगर हमने उनको कंटिन्यू रखा तो हम आइंदा आने वाले सालों में इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी एंटिटीज़, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके बारे में दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले रहे। और आपको पता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ। और ये फिर अगर आप देखें आगे फिर चलें तो हकीकत में हुआ ऐसा ही। अब आप जो मेन जो इशू जहाँ पे मसला फंसा हुआ था कि इस फैटफ के ज़रिए, बाकी मामलात पे तो हम बात करते रहते हैं, खुल के बात कर लेते हैं कि देखें भारत, अमेरिका और कुछ और मगरबी ममालिक, उनका पाकिस्तान से बहुत अरसे से मुतालबा था, ख़ास करके हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा, जमातुद दावा और इनसे जो जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इदारे हैं जो मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी ज़माने में एक्टिव रहे हैं, वो चाहते थे कि ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक आप कह लें कि गैंगअप हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे तो काबू नहीं आएगा, तो इनकी जो ये जो पॉलिसी है उसकी कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान कहता है कि ठीक है हम अपनी ये पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे, तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो देन आपको एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो क्या आप प्राइस वो पे कर सकते हैं? तो तब आपको फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। और शुरू में भी आप तो ज़रा इसको डिटेल में कवर करते रहे कि हमने उसको रेजिस्ट किया, लेकिन जब वो काम नहीं चला, हमारे पे थ्रेट लगी कि आपको ब्लैक लिस्ट ना कर दें, तो फिर आखिर अगर आप देखें तो जो टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगता है कि एक तरफ तो अप्रैल में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 अप्रैल 2022 को एक बड़ा अहम फैसला दिया, और वो था हाफिज सईद को उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग के एक केस में सजा दी, जिसमें उन्होंने 33 साल सजा दी। और ये केस, 2 जो केसेस थे, ये 2019 में उनके खिलाफ दर्ज हुए। इससे पहले भी आप चले जाएं तो उनको फरवरी 2020 में भी सजा दी गई, नवंबर 2020 में भी उनको सजा दी गई, और इसके अलावा उनके और भी बहुत से साथी हैं जिनको सजाएं दी गई। अब ये क्यों डिफरेंट था पहले से? क्योंकि हाफिज सईद एक आप कह लें कि एक नॉन कैरेक्टर है। इससे पहले भी 9/11 के बाद का वाकया हो, मुंबई के वाकयात हों, ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान इनको हाउस अरेस्ट करता रहा, लेकिन फैटफ में जाने से पहले पाकिस्तान ने कभी भी इनको बाकायदा तौर पर चार्जशीट नहीं किया। जब हम फैटफ में गए हैं तो अब आप देख लें कि उनको सजाएं भी दी जा रही हैं, जो उनसे जुड़े और लोग हैं उनको भी सजाएं दी जा रही हैं। और अब जो वर्ड ऑफ कॉशन की हम जो बात कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि जब अब फैटफ की टीम जहाँ पे आएगी, तो मुझे लगता है कि ये अगर गेम प्लान है तो वो मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक जो एक्शंस लिए हैं वो आई वॉश नहीं है। ये ना हो कि कल आप हायर कोर्ट से वो सजाएं ख़त्म करवा दें या प्रेसिडेंशियल पार्डन दिलवा दें। तो मुझे लगता है कि बेशक हाथी निकल गया, दुम रह गई है। हमारे लिए टेस्टिंग टाइम मुझे लगता है अभी बाकी है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जिसको हम ज़्यादा डिटेल में तो भी टच नहीं करेंगे, फिर कभी मौका है तो डिस्कस करेंगे, जितना पाकिस्तान ने लूज़ किया है, या अगर आपने इसको पॉजिटिव स्पिन देना है, जितना पाकिस्तान ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं तो किसी ने गेन किया, और गेन किया है भारत ने। भारत इस सारे अरसा में वो काम कर गया जो शायद उसने पिछले 30 साल में सोचा भी नहीं था, बल्कि 70 साल में उन्होंने नहीं सोचा था। कश्मीर को उन्होंने इन अ वे उन्होंने टेक ओवर किया, उसका डेमोग्राफिक जो उसकी में जो जिहादी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि माइट इज राइट वाली बात है। अगर आप बड़ी ताकत हैं, अगर आपकी मैशत स्ट्रांग है, तो फिर आप जायज़ नाजायज़ कुछ नहीं चलता। लेकिन हम जैसे ममालिक जो मुख्तलिफ क्राइसिस में घिरे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। या तो हम अपनी मैशत को, ज़ाहिर आपका सब्जेक्ट भी इतना मजबूत कर लें, अपने इतना खड़े हो जाएं कि हमें बार बार IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार दूसरे ममालिक के पास जाने की ना ज़रूरत पड़े, फिर तो हम अपनी जो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं उनको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर है कि फिर अपनी पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली लाई जाए। लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी है कि शायद
रियासत पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन है कि ये जो भी पॉलिसीज माजी में हम उनको परसू करते रहे, आजकल की दुनिया में शायद वो पॉलिसीज पर उस तरह अमल दरामद नहीं किया जा सकता। तो लेट्स सी कि हम इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी देखें। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद ज़ाहिर टेक्निकल मामला है, इस पर हमारी जो गुफ्तगू है फैटफ के मामले पर वो जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि जब फैटफ की टीम जल्द पाकिस्तान जब आएगी तो जो भी हमने एक्शंस लिए हैं उनको वेरीफाई करेगी और उम्मीद की जा रही है कि शायद अक्टूबर से पहले तक जब अगला फैटफ का इजलास होगा तो पाकिस्तान शायद इस एग्जिट जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर आ जाए। एक टेक्निकल ज़ाहिर है कि ये प्रोसेस है, इसमें आपको पता है गुज़श्ता 4 साल में बहुत से जो इदारे इस हवाले से काम करते रहे कि आज हम जिस स्टेज पे हैं। तो उनमें से एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल साहब। ये डायरेक्टर जनरल हैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस के। और आपने इकबाल साहब 4 साल जो हम ज़ाहिर है कि सारा जो प्रोसेस जब से ग्रे लिस्ट में शामिल हुए तो हेक्टिकली ज़ाहिर है कि आपने भी काम किया। तो ये बताएं कि आज हम जिस स्टेज पे आप खड़े हैं कि फाइनली फैटफ एक्नॉलेज कर रहा है कि जो दोनों एक्शन प्लान थे 27 नुकाती और फिर 7 नुकाती, उस पर हमने अमल दरामद कर लिया है। आपके ख्याल में वो क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसकी वजह से आज हम अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं? जी, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और आज सुबह मैडम ने हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मैडम हिना रवानी खर ने बड़ी एक तफसीली जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई है। इस सारे प्रोसेस में नेचुरली जो जिसमें पाकिस्तान पिछले 4 साल से गुजरा है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स पाकिस्तान ने लेने थे और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम को भी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम को हमने फॉस्टर करना था और इस्टेब्लिश जहाँ नहीं था वहाँ जिन एरियाज़ में वहाँ हमने इस्टेब्लिश करना था। और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का जो रिजीम है उसके भी हमने प्रॉपर्ली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना था। उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस भी करनी थी और कन्विक्शंस भी होनी थी। तो ये एक बहुत जो है ना वो एक मरहलावार स्टेप बाय स्टेप जो है ना पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें जितने भी हमारे जो इदारे थे, जिसमें हमारे मिलिट्री इदारे हैं, हमारे सिविल इदारे हैं, जिसमें हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, उन सब ने मिल के जो है ना इसमें बहुत मेहनत की। एक सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करना, सिस्टम्स को इन प्लेस करना, उनको इन प्रैक्टिस करना उसमें। तो लिहाजा आज जो है ना आज का दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए, जब हमने कल जो है ना एक अच्छी खबर सुनी है। और जैसे आप कह रहे थे कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम इस ग्रे लिस्ट से फॉर्मली भी एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, आपका जो इदारा जिसके सरबराह आप हैं, DNFBPs, ये इंतहाई अहम इदारा है और आप डील करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, ज्वेलर्स को आप डील करते हैं। और ये वो सेक्टर्स हैं जिसको हिस्टोरिकली अगर आप देखें जितनी भी FATF की या इवन कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इन सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। तो आई होप कि जो पिछले 3-4 साल में इसके ऊपर काम हुआ, बल्कि इदारा थोड़ा सा हमने जब लेट इसको एक्टिवेट किया, तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी मैकेनिज्म आपने इन प्लेस कर दिए हैं उसके बाद ये जो 2 सेक्टर्स हैं हाईली प्रोन टू मनी लॉन्ड्रिंग रहे हैं, आप सेटिस्फाई कर पाएंगे जब फैटफ का जो ऑन ग्राउंड मिशन आएगा? जी इंशाल्लाह। उसमें देखें पिछले सालों में जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है पहले वो तो देखें ना। DNFBPs का जो सेक्टर था पहले इस तरीके से AML रिजीम में रेगुलेटेड तो था नहीं। तो सितंबर 2020 में जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट आई तो फर्स्ट टाइम जो है इनकॉर्पोरेट कर दी गई DNFBPs रिलेटेड प्रोविजन AML एक्ट में। और उसमें जो है ना जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है वो भी नॉमिनेट हो गई, जिसमें FBR है जो मेरा इदारा है, उसमें जो है ना रियल इस्टेट एजेंट्स को और जूलर्स को, डीलर्स इन प्रेशियस स्टोन्स को, और साथ कुछ अकाउंटेंट्स को, उन अकाउंटेंट्स को जो ICAP और ICMAP में रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम सुपरवाइज करें। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी आ गई है। तो इसके बाद हर अथॉरिटी ने अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने रेगुलेशंस इशू किए। FBR ने AML CFT रेगुलेशंस जो है वो 2020 में इशू किया। फिर हमारे जितने भी जो है ना वो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स थे और प्लान्स थे वो इस्टेब्लिश हुए। फिर हम इन्फोर्समेंट की तरफ आगे बढ़े। तो एक तो ये बड़ा एक जो है ना जिस तरीके से पिछले 2 सालों से हम गुजरे हैं
तो ये एक इर्तिकाई अमल था, उसमें जो है ना लॉस का इन प्लेस होना, फिर जो है ना उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस का इन प्लेस होना, और फिर उसके बाद जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस इन प्लेस करना, वो सारी चीज़ें थी। अब वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह का पिछले कुछ अरसे से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क ज़्यादा फाल होता जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो है ना एक तो हमें बैकिंग है हमारी डोमेस्टिक लॉस की, जिसकी वजह से सस्टेन करेगा। दूसरी इसमें जहाँ भी रियल एस्टेट एजेंट्स फॉर एग्जांपल अगर उनकी बात करते हैं तो उनकी एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उन्होंने जो है ना बड़ा वेलकमिंग किरदार अदा किया इस रजीम को इम्प्लीमेंट करने में। तो जिस तरह उनकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स आया है, तो इकबाल साहब अभी आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो टैक्स लॉज हैं, एक डिप्टी कलेक्टर का रेट है, उस प्रॉपर्टी आप मार्केट से 100 करोड़ की खरीदते हैं और उसको जो रजिस्टर करवाते हैं डिप्टी कलेक्टर को वो आप 55 लाख पे करवाते हैं, लेकिन जब एफबीआर को आप टैक्स देते हैं इनकम टैक्स उसके ऊपर आप वो 75 लाख करवाते हैं। तो ये 3 जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं ये शो करते हैं कि जो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में मनी आ रही है, इवन कि वो आपके जायज सोर्सेज से भी हो, स्टिल आप उसको सही तरीके से आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉ के अंदर आपने जो हुकूमत पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लैकूनस छोड़े हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये वक्त आ गया है, हमने बहुत कुछ माजी में अचीव कर लिया और अब खुद भी फैटफ हो या ना हो हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ रियल एस्टेट सेक्टर में कोई ब्लैक मनी, इनफॉर्मल मनी या इवन के अनटैक्स मनी जो है वो ना जाए। देखिए इस पर ज़्यादा बात तो मैं चूंकि टैक्स के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एफबीआर आपको पता है कि एफबीआर जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशंस जो है वो सिटीज़ में जो है ना मेजर सिटीज़ में 40 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री उसमें करता रहता है। अभी रिसेंटली भी एफबीआर ने वैल्यूएशन की और मार्केट वैल्यू के बहुत करीब आने की कोशिश की। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट इनटू एनी डिबेट इफ इट इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी देयर इन, जिसमें आप कहते हैं कि कोई रेट्स कुछ है और कोई रेट्स कुछ और है। लेकिन जब मैं अपने डोमेन में बात करता हूँ, डीएनएबीपीज़ के डोमेन में बात करता हूँ, तो हम तो ज़ाहिर है कि हम यही देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई है और जो रियल एस्टेट एजेंट ने या किसी बिल्डर और डेवलपर ने देखा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो जो ट्रांजैक्शन करने वाला है, जो सेलर है और जो परचेज़र है, उसकी जो बेसिक आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहा है, प्रोक्योर कर रहा है को नहीं कर रहा है, और जब वो इंफॉर्मेशन ले रहा है तो उसको वेरीफाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछने की बात होती है, जहाँ कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं और होते हैं, क्या वो पूछ रहे हैं, और कहीं पर जहाँ पर एसटीआर्स जनरेट होने की बात होती है वहाँ क्या वो एसटीआर्स जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम तो प्रॉपर्टी के एक्चुअल ट्रांजैक्शन के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं कि जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्ट हो रही होती है, और उस कॉन्सिक्वेंस में जो रिकॉर्ड कीपिंग है जो उन्होंने करनी होती है, क्या वो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द सिचुएशन जो एज इट इज एग्जिस्ट। और जाहिर है कि जो आपने बात की तो उस पर तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो तो आप चले इकबाल साहब देखें, इस वक्त ज़ाहिर है कि जो रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं वो 29,000 हैं लगभग पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप देखें जो एफबीआर का जो पॉइंट ऑफ सेल है उससे जो सिर्फ रजिस्टर्ड है अभी तक वो सिर्फ 22 हैं। डोंट यू थिंक कि इससे एक दरवाज़ा ओपन होता है कि यहाँ पे इनफॉर्मल जो मनी या इवन के ब्लैक मनी के इस्तेमाल होने का खदशा है? देखिए मेरे पास तो इस वक्त डाटा नहीं है पीओएस का कि कितने जो है ना ज्वेलर्स हमारे पीओएस में रजिस्टर्ड है, लेकिन पीओएस आपको पता है कि मंथली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस है और बड़ी रैपिडली इन प्रोग्रेस है, एंड पीओएस रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ती जा रही है, एंड दैट्स इन ऑल एरियाज, नॉट ओनली ज्वेलर्स बट इन ऑल एरियाज दैट्स हैपनिंग। जो दूसरी बात है, सॉरी आपने क्या कही, जो क्वेश्चन था वैसे अगर ये ज़ाहिर है कि पॉइंट ऑफ सेल या सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर ऑप्शन तो रहता है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। रजीम में बात करते हैं ना और डीएनएबीपीज़ की पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो ज्वेलर्स जो है हर ज्वेलर डीएनएबीपी नहीं है, ये क्लैरिटी में होनी चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, हर ज्वेलर जो वो डीएनएबीपी नहीं है, इसका मतलब क्या है? जी मैं बता रहा हूँ, ज्वेलर वो डीएनएबीपी है जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जो है उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा कोई कैश ट्रांजैक्शन करता हो, यानी कोई परचेज करता है 20 लाख है, 20 लाख की 2 मिलियन की लिमिट है, दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इसलिए ज्वेलर्स के लिए आसानी हो जाती है कि जब वो 2 मिलियन से ज्यादा की कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सिंगल ट्रांजैक्शन का है या सिंगल ट्रांजैक्शन? जी, तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस भी करनी है और बाकी मामला पूरे करने हैं, नॉट इन ऑल द केसेस जहाँ पर। ठीक है, तो मतलब एक आम जो शहरी जाता है ज्वेलर के पास उसको इतनी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खास हद से जब वो 20 लाख से क्रॉस करेगा तो वो फिर उसके ऊपर वो सवाल और जवाब होगा, विच इज अ वेज ऑफ फैसिलिटेशन, विच इज नॉट अ फैसिलिटेशन। बेसिकली वो जो है ना वो रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो पैरामीटर्स है और जो थ्रेशोल्ड है वही थ्रेशोल्ड पाकिस्तान में भी रखा गया है, जो बाहर डॉलर्स की सूरत में है या पाउंड्स की सूरत में उसको इक्विवेलेंट पाकिस्तान में, तो रिस्क को मद्देनजर। तो जो भी कस्टमर जाते हैं वहाँ पर ज्वेलर्स वो एक स्क्रीनिंग का अमल जरूर करते हैं। वो स्क्रीनिंग वो ये है कि जो हमने मोबाइल ऐप दिया हुआ है अपना
DNABP's मोबाइल ऐप, उसमें जो नेक्टा की वेबसाइट पे आपको पता है कि जो डेजिग्नेटेड या प्रिस्क्राइब पर्सनस हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उनके CNIC एंटर करके वो एक स्क्रीनिंग का अमल है कि कहीं वो उस तरह का डेजिग्नेटेड या प्रिस्क्राइब पर्सन क्यों होता है। लेकिन बाकी जहाँ पर जो जितने भी AML-CFT की ऑब्लिगेशंस है वो शुरू वहाँ होते हैं जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है। अच्छा, इकबाल साहब, आखिरी सवाल आपसे। जाहिर है कि अब हम तवक्को कर रहे हैं कि जो फैटफ की टीम है ऑन साइट विजिट वो होगा, तो जो आपके रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, क्योंकि उनका ये काम है कि वो फिजिकली आके एक किस्म का एक ऑडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं वो सस्टेनेबल हैं, इरिवर्सिबल हैं। सो आर यू कॉन्फिडेंट कि जब फैटफ की टीम यहाँ पे आती है और ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन करती है और जो भी इकदामात हैं तो हम उन्हें मुतमईन कर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कॉन्फिडेंट। उसकी वजह यह है कि देखिए आपने किसी चीज़ को सस्टेनेबल करने के लिए क्या करना होता है। पहले तो यह है कि देयर शुड बी लॉज इन फोर्स। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लॉज है, आपने देखा 14th लॉज में हमारी अमेंडमेंट हो गई, तो जितनी AML-CFT रिजीम है जिसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अवेलेबल है। उसके बाद आपने जो आपके जो सेकेंडरी लॉज होते हैं जहाँ आपको रूल्स चाहिए होते हैं, रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, वो आपकी होनी चाहिए, आपकी गाइडलाइंस वो होनी चाहिए। जहाँ पर आपने SOPs आपको चाहिए होते हैं कि इन लॉज को किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे होनी चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह इन्फोर्स है और हमारी डोमेस्टिक लॉज में अवेलेबल है। तो ये तो नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक लॉज में जो है ना एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी और इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात जो है ना, आखिरी बात जो मैं कर दूँ ये है कि न सिर्फ ऐसी चीज़ें इन्फोर्स है बल्कि पिछले काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी हो रही है। तो जब एक चीज़ प्रैक्टिस हो रही होती है तो एक नॉर्मल जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है फॉर दैट मैटर उसका पार्ट एंड पार्सल हो जाती है। तो नाउ दीज थिंग्स आर प्रैक्टिस एज वेल। इसलिए आई एम श्योर कि दीज आर ऑल आर मतलब इसमें सस्टेनेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। दैट इज वेरी मच क्लियर इन आवर केस। बहुत शुक्रिया इकबाल। लेट्स सी जब फैटफ की टीम यहाँ पे आती है तो जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि तमाम ये जो इकदाम हैं सस्टेनेबल हैं, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जाहिर है कि मुल्क की मईशत का। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हुकूमत जो है अपनी तगो-दो उसने जारी रखी हुई है कि IMF के साथ प्रोग्राम को किसी तरीके से बहाल किया जाए, क्योंकि उसी सूरत में जो रुपए की गिरती कदर है उस पर कुछ काबू आएगा और जो बाकी पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो कम होगी। और इस सिलसिले में शहबाज अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि IMF को किसी तरीके से कन्विंस तो करना है कि टैक्सों को बढ़ाया जाए और ख़ास करके उसमें नए सेक्टर्स को शामिल किया जाए। तो ये किस किस्म का प्रपोजल है? डू यू थिंक कि इससे कोई वे आउट निकलेगा और IMF के साथ हमारी डील हो सकती है? कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि IMF ने अभी तक पाकिस्तान को मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज डॉक्यूमेंट नहीं दिया ड्राफ्ट, और ये MEF एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। मेरी आज बात हो रही थी वफाकी वजीर से, उन्होंने कहा कि नहीं, अगले 102 दिन के अंदर हुकूमत को ये MEFP का जो डॉक्यूमेंट है वो IMF की तरफ से मिल जाएगा। तो अगर MEFP का डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेज आ जाती है, उसको ऊपर कंक्लूजन करना, एग्रीमेंट लेके आना। तो गवर्नमेंट जो है वो अभी भी होपफुल है कि जो भी इनके जो मेजर इनके इश्यूज थे, जो वजारत खजाना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मेजर हमारे इख्तलाफात थे वो बाय एंड लार्ज खत्म हो गए। और एक उनका जी पॉजिटिविटी का इसके अंदर एलिमेंट ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज थी IMF की काफ़ी हॉस्टाइल थी पहले, उन्होंने कहा जी अब वो काफ़ी हद तक चेंज होगी, खास तौर पर जब से हमने सब्सिडीज खत्म किया। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट का ये मानना है कि जी हमने एक पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द मुआहिदा जो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो कामरान बुनियादी चीज़ ये है कि टाइम हुकूमत के पास नहीं है। 30 जून को बजट का अप्रूवल होना है और जितनी भी इसमें चेंजेस होनी है ये 30 जून से पहले पेश होनी है पार्लियामेंट में और उनका अप्रूवल होना है। अब कुछ बड़ी चीज़ें अभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है, उसके ऊपर अभी भी टैक्स उस तरीके से नहीं लगे जिस तरीके से लगने चाहिए थे। तो एक और फेज जो है वो टैक्सेस की, नए इजाफी टैक्सेस की, वो मेरा ख्याल है कि अब आने जा रही है। इसमें हुकूमत 2-3 बुनियादी काम करने जा रही है। एक तो ये है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जो तहाइफ देते हैं, जो अफराद एक्सचेंज करते हैं, उसमें जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, उसकी एक हुकूमत ने बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन रखी है। उसमें बहुत ज़्यादा आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो एक प्रपोजल ये है कि रिलेटिव की जो रिश्तेदार की जो डेफिनेशन, जो तारीफ है, इसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तकरीबन 1200 अरब रुपए के सालाना तहाइफ टैक्स फ्री एक्सचेंज होते हैं। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि ये एक कारोबारी एक तरीकाकार बन गया है कि गिफ्ट लेना और देना एक्सटेंडेड फैमिलीज के अंदर भी, और उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। तो जो इसकी जो तारीफ है गिफ्ट की,
तोहफे की, वो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत चाह रही है कि उसमें तब्दीली करके कर दी जाए। ये थोड़ा सा वजाहत कर देंगे, तोहफा कैसे, मतलब आप टैक्स कैसे आपके पास बचाते हैं? देखिए, टैक्स, मैंने एक घर आपने खरीदा, ठीक है, और वो घर आपके पास है, उसका कोई भी तरीका, उसका जरिया हो सकता है, तो आपने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, आपने कह दिया कि मैंने इसको ये तोहफा दे दिया। ये एक बहुत ही ब्रॉड इसकी डेफिनेशन है। तो अगर तो आपका ये कोई और एसेट होता, नॉर्मल एसेट होता, वो गिफ्ट ना होता, तो अगर उसके ऊपर आपने कैपिटल गेन किया हुआ है तो आपको उसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता। कुछ अगर आपने आमदन उसके कहीं जाहिर नहीं की हुई तो वो आपका एक अनडिस्क्लोज इनकम में आ जाता है, तो वो उसमें कई किस्म के मसले होते हैं। तो कारोबारी अफराद जो है, खास तौर पर जो कारोबारी शख्सियात है, वो ज़्यादातर वो लोग जो फैमिली बिजनेस करते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। तो एक यहाँ से एक कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं अमीर तरीन लोगों के ऊपर, उनके जो गिफ्ट्स के जरिए वो टैक्स अवेड करते हैं या अवॉइड करते हैं, उसको वो काटना चाहते हैं, इसे हुकूमत टैक्स लगाना। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो सोना है, एक बड़ी आपको बहुत सारी शॉप्स आप को नजर आएगी, भी हम जिक्र भी कर रहे थे, तकरीबन 29,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में जर्नल जो सोने की इंपोर्ट है वो अलाउ नहीं है। सोना आप सिर्फ उसी सूरत में दरामद कर सकते हैं जबकि आपके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अपने जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खुद आपने अरेंज करना है। जबकि इन अदर केसेस आप लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, आप कब मार्केट से भी उठाते हैं, आप वो डॉलर्स अरेंज करते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है। बट इन दिस केस अगर आपके पास अपने पैसे हैं, अपने डॉलर्स आपने खुद अरेंज किए हैं, तो फिर आप सोना इंपोर्ट कर सकते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी पाकिस्तान में जितना भी पाकिस्तान में सोने की खरीदो फरोख्त हो रही है, इसका आधे से ज़्यादा स्मगलिंग से पूरा हो रहा है। अच्छा। और बाकी जो है वो जो रिसाइकल होता है, जो मुख्तलिफ लोग जाते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, पुराना सोना देते हैं, नया सोना लेते हैं। तो इसके ऊपर बजट प्रपोजल अब ये बनाने जा रहे हैं जो मिफ्ता इस्माइल का ख्याल है, और उनको इसके ऊपर रेजिस्टेंस है काबीना के कुछ मेंबरान की तरफ से कि सोने की जो दरामद है, जर्नल उसकी जो इंपोर्ट है, उसको ओपन कर दिया जाए, अनकंडीशनल आप सोना दरामद कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंपोर्ट के ऊपर 2% कस्टम ड्यूटी, 2% उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स, और फिर जो लोकल उसकी जो सेल है उसके ऊपर 3% सेल्स टैक्स, और फिर अगर आप पुराना सोना बेचने जाते हैं तो उसके ऊपर 1% इनकम टैक्स। इस किस्म का उनका प्रपोजल है कि ये भी एक काम किया जाए। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो टैक्स नेट से इसलिए बाहर है कि एक रॉन्ग पॉलिसी है आपकी इंपोर्ट की, उसको ठीक करके जो बड़ी कुछ चेंजेस इसके अलावा भी आ सकती हैं। हाँ, एक रिलीफ का भी थोड़ा सा मैयर इसके अंदर हो सकता है। इस बजट में हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर का, जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट था वो 35% उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट था, 4% उसके ऊपर था सुपर टैक्स, तो 39% का रेट इन्होंने बढ़ाकर 45% कर दिया था। तो इसके ऊपर काफी शोर पड़ा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो 45% रेट इन्होंने अभी प्रपोज किया उसको कम करके 42% कर दिया जाए। कुछ इनका ये ख्याल है कि जो विंडफॉल गेन कुछ सेक्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी आमदन बेतहाशा बढ़ी है इन सालों के अंदर, बेशक ये कोरोना का भी साल थे इसके, उनके ऊपर 1% से लेकर 10% तक विद होल्ड एक वो लगा दे, विंडफॉल गेन टैक्स लगा दे कि जो इजाफी इनकी आमदन आई है उसके पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3% वो एवरेज रेट लग सकता है। इसमें जो बड़े बड़े सेक्टर हैं ये हैं आपके स्टील सेक्टर की, काफ़ी आपको पता है कि जिस तरीके से स्टील की प्राइसेस बढ़े, उनको जो उनके मुनाफे बढ़े। फिर इसमें सीमेंट है, स्टील है, एडिबल ऑयल है, आपके फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं। ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर मिफ्ता इस्माइल का ये ख्याल है कि इसको वो टैक्स से बचाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। यहाँ से एक बहुत बड़ा गेन जो है वो हुकूमत करना चाह रही है। और 2-3 चीज़ें इसके अंदर और है कि जो एक मिनिमम टर्नओवर टैक्स भी कंपनियों के ऊपर लगता है। इनका भी ये ख्याल है कि कंपनी से मजीद जितना आप टैक्स ले सकते हैं उनसे लें, तो मिनिमम टर्नओवर टैक्स इस वक्त को 1.5% उसका रेट है। अच्छा, सॉरी 1.25% है। तो उसको एक तो प्रपोजल था कि जनरली इसको बढ़ाकर 1.5% कर दिया जाए। वो ये कर नहीं सकते, कुछ वर्ल्ड बैंक और एडीबी से भी आपने कर्ज लिए तो वहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो प्रपोजल ये कि जो विंडफॉल गेन जिनके हैं, जिन सेक्टर की जिनका मुनाफा जो नॉर्मल मुनाफा है उनको ज्यादा, उनको उन कंपनीज के लिए रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए, बाकियों के लिए ना बढ़ाया जाए। एक प्रपोजल ये था कि जी आप जो ओवरऑल जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट 29% है, इसको बढ़ाकर 30 या 31% कर दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल शायद मिफ्ता इस्माइल उस पर नहीं मानेंगे। तो ये अभी कुछ बड़े प्रपोजल्स हैं जिनकी तरफ हुकूमत जा रही है। एक आपको एक कंप्लीट आप देखेंगे कि एक मेजर आपको शिफ्ट नजर आएगा। अभी जो फाइनेंस बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर 10 जून को, और जो फिर पार्लियामेंट उसको नेशनल असेंबली पास करेगी। बट लेट्स होप कि ये जो हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर है, टैक्स उसी पे लगाए जिससे टैक्स बनता है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लगाते हैं, आवाम पर बोझ डालते हैं,
वो नहीं होना चाहिए। अगर तो वाकई जिन पर टैक्स लगना चाहिए उन पर ये टैक्स लगाते हैं, देन इट्स अ गुड न्यूज़। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा जिक्र करेंगे खारजा अमूर के हवाले से। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में खिताब किया और उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन एक जो तस्करा उन्होंने किया जो ज़ाहिर है कि अखबारात की हेडलाइंस भी बनी, और वो था कि क्या अब हमें सोचना चाहिए कि जो भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो हमारी मौजूदा पॉलिसी है, क्या उसको ही कंटिन्यू रखना है कि या हमें अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली लाना चाहिए, खास करके जब ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज की बात करें। डिस्कशन से पहले आइए सुन लेते हैं कि बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा क्या। Does it serve our interests? So do we achieve our objectives, whatever they may be it Kashmir, be it the rising Islamophobia, be it the Hindutva sort of supremacist nature of the new regimes and governments in India? Does it serve our objective? That we have practically cut off all engagement. That I, as Foreign Minister of Pakistan, as the representative of my country, not only don't speak to the Indian government, but I also don't speak to the Indian people. And is that the best way to communicate or achieve Pakistan's objectives? जी, ये बिलावल साहब ने सवाल छोड़ा बहुत से वहाँ पे डिप्लोमेट्स और साबिक एम्बेसडर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके लिए कि क्या ये बेहतर पॉलिसी है कि हम भारत से तमाम जो राब्ते हैं मुनक़ते कर दें, और ना सिर्फ भारत की गवर्नमेंट से तो बात कर ही नहीं रहे, तो क्या भारत की आवाम से भी बात ना करें, तो क्या उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। अब इस तरह की ज़ाहिर है कि बात करना हमारे यहाँ, ये शायद दोनों मुल्कों में, भारत में भी, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो इतनी सेंसिटिविटीज़ हैं कि फ़ौरन से रद्दअमल भी आ जाता है। मैंने देखा कि पीटीआई के कुछ जो रानुमा हैं ऑलरेडी सख्त उन पर तनकीद कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वजारत खारजा को बाद में एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से या भारत के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उस पर एक कंसेंसस है। हालांकि मैंने ये पूरा उनका खिताब सुना, लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बात करते हैं। उन्होंने रीजनेबल एक बात की और डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दी उसकी कि क्यों हमें अपनी पॉलिसी को जरा रीथिंक करना चाहिए। कामरान, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत के साथ बातचीत करने को, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने को एक मसला बना लिया गया सियासी पाकिस्तान के अंदर। हालांकि अब जो पाकिस्तान के माली हालात हो चुके हैं, जो हमारी मैशे जिस साइड पे जा रही है, अब तो हालत ये हो गई है कि इनके जो बजट्स के ऊपर कटौतियों की बात हो रही है। ऑल्दो अभी भी दिफा को अच्छा खासा इंक्रीज मिला, इस साल भी मिला है, पिछले साल उन्होंने वो 2 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ली हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि क्या आपने भारत के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। ये एक और बड़ी अजीब बात यह है कि अगर कोई सिविलियन लीडरशिप में से कोई वजीर जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात करे तो उस पर तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। और याद रहे कि हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक एग्रीमेंट भारत से एक सीज फायर का एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं करता और ना करने की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छी चीज है कि दोनों साइड पे जो हालात हमारे पास बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, तो असल में जो बुनियादी उनका नुकता था कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह पे मौजूद है, मौजूद रहेगा, हम उसको रेज भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें भारत के साथ इकोनॉमिक जो ताल्लुकात हैं उस्तवार करने चाहिए, और उनकी उन्होंने एग्जांपल भी दी कि हमारे इस वक्त जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चीन है, हमारा ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन आज भी हमने फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया उनके साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ईरान, उसके ऊपर पाबंदियां, एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उनके साथ ताल्लुकात को एक हद से ज़्यादा नहीं परवान चढ़ा सकते। अफगानिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी है, रह जाता है पीछे इंडिया। तो क्या हम इंडिया के साथ भी उस तरह के ताल्लुकात, इकोनॉमिक ताल्लुकात के बारे में ना सोचें? और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक नई सर जंग कह लें, एक कशमकश जारी है। तो उनका यह कहना था कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात ना होते तो शायद इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाती। और अगर आप इवन के 2020 के फिगर्स देखें तो कोई $6.5 बिलियन की इस वक्त बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन
इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह चीन और भारत की बात करें, आपको पता है कि इसी माह इन्होंने जो गालवान में एक वाक़या हुआ था, भारतीय फौजी मारे गए थे, उसकी गालिबन एनिवर्सरी भी थी। जो इस साल उनकी बायलैटरल ट्रेड है वो $130 बिलियन है, दो के इनके बिल्कुल इंटरेस्ट अलग हैं। चीन और जापान अगेन इनके आपस में बिल्कुल ताल्लुकात ठीक नहीं है। जापान जो है वो अमेरिका के कैंप में है। $350 बिलियन की इनकी बायलैटरल ट्रेड है। तो इस आर्ग्यूमेंट को अगर सामने रखते हुए, तो क्या अगर हमारे भारत के साथ इख्तलाफात हैं तो क्या इस रूट को अपनाना चाहिए कि हम इंटरडिपेंडेंसीज पैदा करें, उनके साथ जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं वो उनको फरोग दें और उसको एज ए लेवरेज बाद में इस्तेमाल करें, वो कश्मीर का मसला हो, वो पानी का मसला हो, दूसरे मामलात को लेकर के। बिल्कुल ठीक है। वेरी पे फी किलो इंपोर्टेड गंदम हमने दरामद की और उसकी जो लोकल उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसके अलावा है। तो भारत ने ऑल्दो के पब्लिक सेक्टर की उनकी जो इंपोर्ट है वो उन्होंने अभी भी अलाउ रखी है। प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो उन्होंने बैन की हुई है। तो पब्लिक सेक्टर तो ओपन है। असल बात यह है कि पहला स्टेप कौन लेता है। जैसे ही जो पहला स्टेप लेगा, भारत ने तो बहुत अरसे से आपको ये बात कही हुई है ना कि हम ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने को तैयार हैं, आपने पहला स्टेप अब आपने लेना है। और हमारा ये ख्याल है कि भारत पहला स्टेप ले और वो स्टेप ये है कि कुछ जो चेंजेस अगस्त 2019 में हुई थी वो उसको रिवर्स किया जाए। मेरे ख्याल में इनको अब बात आपकी ठीक है, तजारत को और जो आपकी डिफेंस के मामला को उसको सेपरेट करने की और जरूरत है। कोई इमीडिएटली इसमें चीजें नहीं हो रही। बिलावल खुद इस बात का एतराफ किया कि जो मौजूदा हालात हैं वो अगर पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, अगर इम्पॉसिबल नहीं भी है, तो इस वक्त तो इंगेज नहीं कर सकते। वो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे क्या हमें अपने जो कश्मीर पॉलिसी है या ओवरऑल जो पाकिस्तान का भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए, ये एक उन्होंने सवाल छोड़ा था। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।